हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में मैं हम आपका स्वागत करती हूँ। कल जो बिहार की परीक्षा हुई है उसमें लॉ पेपर हमने 100 क्वेश्चन तक देख लिए थे और कुछ बीच में क्वेश्चंस रह गए थे। आज के इस वीडियो में ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे फर्दर क्वेश्चंस। 101 से लेकर 150 तक देखेंगे और जो रिमेनिंग रह गए थे 35 से लेकर 50 तक वो क्वेश्चन हम करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास जो पेपर आया था सेट बी था। काफी बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी में नहीं है, तो दोनों में था। देखिए, मैं एग्जाम देने नहीं गई थी, तो जिन्होंने मुझे भेजा है उन्होंने ओनली इंग्लिश में क्लिक करके मुझे इमेजेस भेजी थी, तो मेरे पास वही पेपर अवेलेबल है। पहली बार। दूसरी बार, मेरे पास सेट बी है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ और ऑप्शन भी दिखाती हूँ, रीड भी करती हूँ। तो आप लोग अपने पेपर में जो क्वेश्चन है उसे क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब 101 इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है आर्टिकल 340 जो है वो किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 340 जो है आपका बैकवर्ड क्लासेस फॉर कमीशन, इससे रिलेटेड है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर ट्रिब्यूनल इंक्लूड नहीं है, ये कौन सा प्रोविजन कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कहता है 236 का सब क्लॉज ए। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आप बनने वाले हो जेएम फर्स्ट क्लास और सिविल जज जो बनने वाले हो, तो आपका अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। बिकॉज यूपी के जब इंटरव्यू था, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, उस दौरान एक कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा था कि आप जो बनने वाले हो उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रावधान है तो कौन सा आर्टिकल है। ठीक है। नेक्स्ट है मेनली ऑन हुज एडवाइस प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन स्टेट। किसकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट रूल है जो राज्य में क्या किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा, तो हो जाएगा गवर्नर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कौन सा आर्टिकल में आता है। तो बच्चे, मुझे पता है 21 एंड 14 में कंफ्यूज थे, बट करेक्ट आंसर 21 है। लेकिन कंफ्यूज क्यों थे, आपको पता होना चाहिए। 21 की जो लैंग्वेज है वो क्या कहती है, इक्वालिटी। 21 की लैंग्वेज जो कहती है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो वो जो एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आता है, वो ये जो चीज है ये उसी से रिलेटेड एक्सप्लेन करता है। तो हमारा आर्टिकल 21 की लैंग्वेज से रिलेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन जो था वो किसने दिया था। तो ये आपको पता ही होगा, मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस का पढ़ा हुआ है यूपी के हिसाब से। रूल ऑफ लॉ मीन्स क्या होता है। तो देखिए, ये आप जब बुक में पढ़ेंगे, बुक में पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि रूल ऑफ लॉ के जो क्या मीनिंग होते हैं रूल ऑफ लॉ के। एक तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 में आपने फाउंड किया ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ कौन से आर्टिकल से आता है, 14 से। किसका दिया हुआ है, डाइसी का दिया हुआ है। ये काफी क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो 2 और 3 से रिलेटेड कौन से कोड हैं हमारे पास, वो है कोड नंबर डी। तो हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इसे मैच करना है। ठीक है। ये एक तरफ डॉक्ट्राइंस दिए गए हैं, ये मैंने लास्ट मोमेंट में बताया था कि डॉक्ट्राइंस आप इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। तो ये कुछ डॉक्ट्राइंस दिए गए हैं और ये किससे रिलेटेड है ना। सेपरेशन ऑफ पावर से, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से, इक्वालिटी बिफोर लॉ से, किससे रिलेटेड है। तो ये आपको मैच करना है। तो इसको मैच जब हम करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर ए। आप अपने उसमें अकॉर्डिंग टू मैच कर लीजिएगा। और ऐसे जब सवाल आए तो आप अगर अटक जाए तो क्या कीजिए, एक अगर इनमें से आता है जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमने देखा अभी रूल ऑफ लॉ का होता है ना। तो बी में ए नंबर का आंसर आएगा। ये देखिए, बी में ए नंबर का। ऐसा कहीं ऑप्शन बी में ए नहीं है तो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो बच्चे सभी ऐसे ही फंडा अपनाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ये पूछ रहे हैं कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो काफी बच्चे 2 और 3 में देखिए कंफ्यूज थे, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इफ ऑथोराइज्ड बाय एक्ट और स्टैट्यूट। ठीक है। अभी आप पैनिक करेंगे कि मैम ने क्या बता दिया, कुछ बच्चे तो कमेंट भी करने लग जाएंगे, बट याद रखिए, सबका बाप क्यों, नौकरी कौन देगा, बीपीएससी। जरूरत किसको है, हमको। हम किसके अकॉर्डिंग चलना है, बीपीएससी के। तो भाई साहब, जो बीपीएससी कह देगा वही मानना पड़ेगा। तो वेट करें किसका, आंसर की का। ठीक है।
ये आंसर की आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप ज़्यादा पैनिक ना करें। 7-8 दिन में जब तक आएगी, माइंड मेकअप करेंगे, तब तक आप क्या कर सकते हैं, अपना देख के इस तरह से एक एस्टिमेट आइडिया लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी के 155 हो रहे हैं, किसी के 160 हो रहे हैं, किसी के 145 हो रहे हैं, तो डिमोरलाइज ना हो, वो अपना आइडिया लगा ले। 160 है, 155 है, ठीक है, चलो मेंस की तैयारी करो। एटलीस्ट 7-8 दिन तो सेव हो जाएंगे। ये इसलिए दिया जाता है, ठीक है। क्लेम व्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके आंसर गलत हैं, आपके आंसर की गलत है। 150 के 150 थोड़ी गलत है, एक आध हो गया तो हो गया, वो तो बीपीएससी का भी होता है। जाते हैं ना ऑब्जेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी इन क्राइम सीन। देखो वाइकेरियस लायबिलिटी जो है क्राइम में भी इन्वॉल्व की गई है, बट ये बताते हैं कि ये एज नेसेसिटी ली गई है, डिस्क्रिशन नहीं है ना, जस्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ नेसेसिटी की वजह से ली गई है। तो ये किस पर बेस्ड है? जब भी नेसेसिटी की बात आए तो आप एक थोड़ा सा अपना माइंड भी अप्लाई किया करो, तो वहां पर ऑप्शन हो जाएगा पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द कंसर्निंग पावर। अब देखो ये स्टेटमेंट था, मैंने पहले भी कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जूरिस्ट की डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो ये जो डेफिनेशन थी ये ओरिजिनल तो दी थी आइवर जेनिंग्स ने, काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, बट ये कैसी थी? इनकम्प्लीट थी। कैसी थी? इनकम्प्लीट थी। इसे कंप्लीट करने वाले कौन थे? वो थे केसी डेविस, ठीक है। तो इन्होंने कंप्लीट की, बाद में ये डेफिनेशन किसके नाम से मशहूर हुई? एसी डेविस के नाम से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एसी डेविस हो जाएगा, ठीक है, केसी डेविस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ऑथर ऑफ दया भागा। इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी? डीजे। ये देखिए डीजे है ना, डी फॉर दया भागा, और इसके जो राइटर होंगे, फादर होंगे, वो कौन होंगे? जे से स्टार्ट होगा उनका नाम। तो जे से देख लीजिए किसका नाम है? जीमुत वाहन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डीजे। ये वाली याद रखोगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ऐसा कौन सा सेक्शन है जो मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करता है? तो वो था 11, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9 और 10 तो आपको पता ही है क्या है, आरसीआर एंड जुडिशियल सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेक्शन 16 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, डज नॉट कन्फर स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी। किसको स्टेटस नहीं देता है? कौन से बच्चे को लेजिटिमेट नहीं बताता है? तो अगर आपने सेक्शन 16 बहुत ध्यान से पढ़ा है तो उसमें वैलिड मैरिज भी है, कॉमा लगा के लिखा हुआ है, वॉइडेबल मैरिज भी है नीचे वाले उसमें क्लॉज में, और पहले ही क्लॉज में वॉइड भी है। तो बच गया हमारा आंसर डी। इसमें नॉट पूछा था तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट। देखा इस बार आपने क्वेश्चन में कैसे घुमाया, हर क्वेश्चन में नेगेटिव तरीके से पूछा है, नॉट इंक्लूड, विच इज नॉट करेक्ट, विच डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर चाइल्ड जो है अडॉप्ट किया गया है, तो वो उसकी जो एज होगी वो कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए? एक्सेप्ट कस्टम, कस्टम वाली है ना, कस्टम अगर वैलिड करता है आपको तो उससे भी लिमिट से ऊपर वाले को बच्चे को ले सकते हो, बाकी आपकी जो लिमिट है वो है 15 वर्ष। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है, देखिए क्या कहता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें महिलाओं को शामिल किया गया था, ठीक है। तो इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी महिला है जिसे शामिल नहीं किया गया है? महिला की बात कर रहे हैं, विच डज नॉट इंक्लूड होम एज इट्स मेंबर, ठीक है। तो 2005 के अमेंडमेंट में महिला थी, तो उससे पहले जो थे सन 1 उनको तो आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, बट ये 2005 के अमेंडमेंट की बात कर रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फीमेल पे फोकस करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैरिड डॉटर तो है बट डॉटर इन लॉ इंक्लूड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू मेल इज सर्वाइव बाय एन अडॉप्टेड सन। हिंदू एक मेल है, ठीक है, उसका एक सन है, उसके बाद अडॉप्टेड है वो सन, ठीक है, उसके बाद एक नेचुरल सन होता है और एक मैरिड डॉटर है, ठीक है। उसके बाद वो महाशय जी का हो गया, नहीं है वो अब इस दुनिया में, तो अब उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे बटेगी? ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सन, अडॉप्टेड सन एंड मैरिड डॉटर, इन तीनों में इक्वली इक्वली बटेगी, ऑल थ्री इक्वली, ठीक है, ऑल द थ्री इक्वली, कोई फर्क नहीं पड़ता अडॉप्टेड है तो नहीं है। आपने देखा होगा अडॉप्शन का इफेक्ट क्या होता है, सारे राइट्स उसी फैमिली में इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू फीमेल इज सर्वाइव्ड बाय अ स्टेपसन। देखो एक हिंदू फीमेल है, उनके पास कौन है? स्टेपसन है, मैरिड डॉटर है और इलेजिटिमेट सन है, इलेजिटिमेट भी है, ठीक है, मैरिड डॉटर भी है एंड इलेजिटिमेट सन भी है। तो उनकी प्रॉपर्टी किस तरह से डिवॉल्व होगी, ठीक है। तो हम इसका आंसर जब देखेंगे तो इसका आंसर आपका बैठेगा, करेक्ट जो आंसर है आपका वो है डी, हर डॉटर को मिलेगी और इलेजिटिमेट सन को मिलेगी, स्टेप सन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो स्टेप सन वाले आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ अ हिंदू कोपाशनल प्रॉपर्टी द पर्सन नॉट एंटाइटल फॉर अ शेयर इज। ये बोल रहे हैं कि जब पार्टीशन होगा तो जो कोपाशनरी प्रॉपर्टी है उसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे एंटाइटल नहीं किया जाएगा उसका शेयर लेने के लिए जब बंटवारा होगा। ठीक है, तो वो है हमारे पास इलेजिटिमेट सन। विडो का देखिए काफी बच्चों को डाउट था यहाँ पर, विडो इसलिए होगी क्योंकि विडो आपके बेटे की ही है और वो विडो क्या है, फैमिली मेंबर का हिस्सा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्त्री धन इज नॉट इंक्लूड, मतलब स्त्री धन में क्या शामिल नहीं है। तो हर कोई चीज देखिए, प्रॉपर्टी सबसे पहले तो मूवेबल इमूवेबल सारी होती हैं, दूसरा उसको दी हुई हो, सेल्फ एक्वायर्ड हो या इनहेरिटेंस से मिली हो, कैसे भी मिले हो, सबकी ओनर होती है। इसलिए सारे आंसर करेक्ट है और जो रॉन्ग है वो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए और वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लीगल पोजीशन ऑफ अ हिंदू आइडल इज। अब देखो ये क्या है, थोड़ा इसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं थी इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो गए, बट आप ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखते तो समझ जाते ये क्या कहना चाहता है। इसमें मेहनत, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कहता है कि जो मुस्लिम लॉ के सोर्सेज हैं उनमें सबसे ज्यादा फॉरमोस्ट वाला जो है इंपॉर्टेंट, वो कौन सा वाला है, तो वो है कुरान। इनका सीक्वेंस भी एक मैंने समझाया था, अगर कभी इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहले प्रिवेल कौन करेगा, कुरान। नेक्स्ट आता है, सुन्नी लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज। सुन्नी लॉ में किस तरह की मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं की गई है। ठीक है, तो वो है मूता मैरिज। ये जब हम शिया सुन्नी में डिफरेंस पढ़े थे, शिया एंड सुन्नी में, तो उनमें भी मैंने बताया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम मैरिज विदाउट डावर। डावर का मतलब होता है मेहर। ठीक है, मुस्लिम लॉ में अगर डावर नहीं है तो वो मैरिज क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। कहीं कहीं देखिए वॉइड भी होता है, अब इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि शिया का है सुन्नी का है, बिकॉज शिया एंड सुन्नी में क्या होता है, मैरिज शिया के अंदर दो तरह की होती है, सही और बातिल, और सुन्नी में तीन तरह की होती है, सही बातिल एंड फासिद। बाकी तो आप बीपीएससी के उसका इंतजार करिए, कर्म आपने कर दिया है, फल का अब देखो बीपीएससी वॉइड मानता है या इरेगुलर, क्योंकि करता धरता तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, गिफ्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न। हाँ, गिफ्ट इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड इज। अगर कोई अनबॉर्न है और उसके लिए गिफ्ट आप कर रहे हैं तो वो क्या होगा, डेफिनेटली वॉइड होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अ bequest मे बी मेड टू द चाइल्ड। ये देखो अब ये फिर से इस तरह का क्वेश्चन आया, इसमें क्या है, ये कई जगह मैंने क्वेश्चन देखा था, तो जो करेक्ट आंसर है उसमें भी शिया सुन्नी वाला लफड़ा पड़ता है। तो 6 मंथ है, ठीक है, एंड 10 मंथ है एक्सटेंड करके, बट यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया शिया में पूछना चाहते हैं या सुन्नी में पूछना चाहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, लेकिन फिर भी जहाँ मैंने एक दो बार देखा है वहां पर 6 मंथ इसको करेक्ट बताया गया है। तो जिन्होंने 6 मंथ लगाया वो अपना एक नंबर काउंट कर लें, और जिन्होंने और कुछ लगाया वो अपना एक नंबर माइनस कर ले। बाकी तो कौन बताएगा, जय हो बीपीएससी। नेक्स्ट आता है, वक्फ कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर। इनमें से ऐसे कौन सी चीजें हैं, कौन से उद्देश्य हैं वक्फ जिनके लिए नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपने पढ़ा है तो जानते हैं वक्फ क्या होता है, नॉन इस्लामिक एक्ट्स के लिए नहीं किया जा सकता, इलीगल एक्ट्स के लिए नहीं किया जा सकता। तो इनमें से हम फाइंड आउट करते हैं कौन से हैं। अली मुर्तजा के बर्थ सेलिब्रेट के लिए आप कर सकते हो, खानखा बनाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी कर सकते हो, ब्रिज बनाने के लिए, इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं स्कूल कॉलेज उनके लिए भी कर सकते हो, बट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ चर्च इसके लिए आप नहीं कर सकते हो क्या, वक्फ का क्रिएशन। नेक्स्ट है, डिफरेंस ऑफ एजेस बिटवीन द एक्नॉलेज एंड एक्नॉलेजर। ये तो सिंपल था, इन्होंने इसमें थैंक गॉड कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की ऑप्शंस में, 12.5 साल का गैप होना चाहिए, तो ये आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कस्टडी ऑफ अ माइनर वाइफ शैल बी विद हर। यहाँ पे भी काफी बच्चे कंफ्यूज थे, कस्टडी को अच्छा मुस्लिम लॉ में क्या कहते हैं, हिजनत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चों ने इसको फादर भी सही माना है, बाकी हम देखते हैं क्या कहता है बीपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एन इलेजिटिमेट शिया मॉमडन डाइज इंटेस्टेट। अच्छा, इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है, निर्वसियती है ना, जिसने वसीयत नहीं की है। हिज प्रॉपर्टी विल बी इनहेरिटेड बाय। अब इलेजिटिमेट है ना, तो इलेजिटिमेट की कस्टडी किसके पास थी, मदर के पास थी। ठीक है, तो जब वो मरेगा तो पैसा भी किस, मतलब प्रॉपर्टी भी किसको मिलेगी, मदर को मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शिया मुस्लिम ऑलरेडी हैविंग 4 वाइफ्स। अब यहाँ पर देखो आ गया ना, यहाँ पर आपको वो शिया सुन्नी वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया काम करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा समझ लो। सबसे पहली बात, शिया के अंदर जो निकाह होता है, विवाह होता है, वो दो उसके इफेक्ट होते हैं। एक तो होता है सही, उसको सही बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज में भी सही है। दूसरा होता है बातिल, सही को बोलते हैं वैलिड,
बातिल को बोलते हैं वॉइड। सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट। अब आता है, ये हो गया शिया। सुन्नी की जब हम बात करते हैं, 3 तरह की मैरिज होती हैं, सही और बातिल, बीच में कौन सी है, फासिद। फंस गई, जो फंसी हुई है वो कौन सी है, फासिद। वैलिड, सही को क्या बोलते हैं, वैलिड, इसको बोलते हैं वॉइड, और बीच वाली को बोलते हैं इर्रेगुलर। तो आप समझ गए, इर्रेगुलर एक यहाँ होती है सुन्नी में, और ये होती है वॉइड। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये देख रहे हैं दूसरा जो कंफ्यूजन का आपका वो था, सेम क्वेश्चन, बस शिया गायब कर दिया था और पूछा था पी वाई क्यूज, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये वाला पूछा गया था। तो उनके अकॉर्डिंग उसमें जो आंसर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, इर्रेगुलर था, बिकॉज वहां पर शिया सुन्नी मेंशन नहीं था। इन दिस क्वेश्चन दे आर मेंशन्ड स्पेसिफिकली एंड आस्किंग अबाउट द शिया मुस्लिम पर्सन। ठीक है, तो शिया की जब हम बात करते हैं तो वहां पर दो ही तरह की मैरिज होती है, सही और बातिल। ठीक है, बातिल दैट मीन्स वॉइड। तो यहाँ पर इर्रेगुलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बातिल सॉरी सी वॉइड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर इन्होंने पिछले साल के उसको ही लेकर किया तो इर्रेगुलर ही मानेंगे, देख लीजिएगा इर्रेगुलर आएगा इनका आंसर, और अदरवाइज ऑब्जेक्शन में भी जा सकता है। अगर इर्रेगुलर आता है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्शन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से मैच का आ गया, और इस बार मैच का आया है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड। पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे कवर करेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का देखा है, तो आपको पता होना चाहिए रूल अगेंस्ट परपेचुटी, एक से पकड़ लो। रूल अगेंस्ट परपेचुटी कौन सा है, सेक्शन 14 से रिलेट करता है। फीडिंग ग्रांट कौन सा है, एस्टॉपल जो है 43 से, और सबरोगेशन का जो है वो किससे करता है, 92 से करता है। तो आप इससे मैच करके अपना आंसर बता लीजिए कि कौन सा वाला सही मैच हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। नेक्स्ट आता है द प्रोविजन रिगार्डिंग डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटीट्यूटेड सिक्योरिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 73, दैट मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है लीज और लाइसेंस। देखो ये मेंस में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लीज और लाइसेंस में डिफरेंस क्या है, लेकिन प्री में पूछ लिया, और क्या वो दिया है, बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, और ये स्टेटमेंट दे करके 3-4 नीचे कोडिंग दी गई है ना। तो हम डायरेक्ट चलते हैं, इसमें आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन विच मॉर्गेज। तो देखो हमेशा याद कॉन्सेप्ट रखना, हालांकि क्वेश्चन पेपर हो गया लेकिन दूसरे बच्चे जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो भी सीख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए बहुत काम आते हैं। हमेशा याद रखना, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड होगा ना, उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने टाइटल डीड डिपॉजिट कर दी तो रजिस्ट्रेशन और राइटिंग की जरूरत नहीं है। सिंपल मॉर्गेज में 1 रुपए का भी क्यों नहीं होगा, 1 रुपए की भी अगर प्रॉपर्टी है तो भी हमेशा रजिस्ट्रेशन और राइटिंग होना ही होना है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके अलावा जितने तरह के मॉर्गेज बन जाए, अगर 100 रुपीज से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ऑप्शनल है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली आंसर तो जो है हमारा बी है, बाकी जो है वो आपके कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट परपेचुटी। ये पूछ रहे रूल अगेंस्ट परपेचुटी का इनमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, डज नॉट इंक्लूड कर दिया इन्होंने अगेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इट डज नॉट अप्लाई टू द वेस्टेड इंटरेस्ट। नेक्स्ट है लिटरली मीनिंग ऑफ लिस पेंडेंस। लिस पेंडेंस आप जानते हैं ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स क्या होती है, पेंडिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग है और आपने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर वाइड नहीं है बट उसका रिजल्ट आपको क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोर्ट कंसिडरेशन ऑफ एनी लॉ। ठीक है, सूट सॉरी। नेक्स्ट होता है हमारा क्वेश्चन, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉम्पिटेंसी टू ट्रांसफर। ये सक्षमता की बात करता है, कॉम्पिटेंसी की बात करता है कि ऐसा कौन सा पर्सन होगा जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, तो वो है सेक्शन नंबर 7। under which section of the transfer property act there is restriction for accumulation of property beyond a certain period, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 17 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मार्शलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत है, जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वहां पर मैंने इसको बताया था अच्छे से कि जो मार्शलिंग का सिद्धांत है वो आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना। दो तरह की मार्शलिंग आपने देखी हुई है, तो दूसरे वाले जो है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन सिक्योरिटी क्वेश्चन, ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है वेयर अ गिफ्ट इज मेड ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंट, दैट मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी है, फ्यूचर, जो अभी नहीं है अस्तित्व में, वो कौन है, भविष्य है, सीधी सी बात है ना। अभी रिजल्ट आया नहीं आया ना, तो आपका वो रिजल्ट क्या है, फ्यूचर है। तो जो चीज अभी प्रेजेंट में नहीं है दैट मीन्स फ्यूचर में, और फ्यूचर की चीज का गिफ्ट हमेशा और हमेशा क्या होता है, वॉइड होता है। और ये सेक्शन कौन सा है आपका, सेक्शन नंबर 124, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्राइमरी सोर्स ऑफ इक्विटी क्या होते हैं, कंसाइंस होते हैं। इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूजन था। देखो इक्विटी किस लिए थी, जब आपकी अंतरात्मा कहती है एक, ये देखो ये क्या है, तराजू है, ये आपके हाथ में है ना। एक पलड़ा अगर यहाँ वजन ज्यादा हो गया तो ये नीचे झुक जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो दोनों में बैलेंस करना है ना। जब कोई कोडिफिकेशन नहीं था तब भी ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट था, तो ये कहाँ से आया, कंसाइन से आया, अंदर आत्मा से आया, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नॉट फाउंड, ऐसा कौन सा एक्ट है जहां पर इक्विटी के सिद्धांत आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी हैज थ्री फोल्ड जुरिडिक्शन, ये सिंपल सा है, डायरेक्ट जूरिस्ट की डेफिनेशन है, तो ये स्टोरी आपका बी ऑप्शन आंसर करेक्ट हो जाएगा। रूल ऑफ इक्विटी, रूल ऑफ इक्विटी क्या होता है, हैज बीन सब्सटेंशियली इनकॉर्पोरेटेड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये पूरा एक सेंटेंस ही है, उसी को ब्रेकअप करके बनाया है इन्होंने। अ ट्रस्ट इज एक्सटिंग्विश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है इसमें ट्रस्ट क्या है, एक्सटिंग्विश हो सकता है, तो ये तीनों चारों शर्तें थी, इनमें हो सकता है। तो ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 77 आपका डिक्लेयर करता है, सीधी सी सिंपल सिंपल चीज। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट क्रिएट अ ट्रस्ट, कौन नहीं कर सकता, सिंपल, जो माइनर है वही नहीं कर सकता, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इनकैपेबल है, नहीं कर सकता। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमोरल प्रॉपर्टी में बी अंडर सेक्शन 5, किससे डील करेगी, तो ये साफ लिखा हुआ है, सीपीसी के जो लॉ होंगे, रूल्स होंगे, उससे करेगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जनरल प्रिंसिपल ऑन विच परपेचुअल, परपेचुअल इंजंक्शन पूछा है, ये डेफिनेटली पूछते हैं, मैंडेटरी इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन, तो ये है सेक्शन नंबर 38 में डिफाइन है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रिलीव बाय ए वे ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन, हमेशा याद रखना, इंजंक्शन देना या ना देना ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है, डिस्क्रिशन है, कोर्ट की देना चाहती है या नहीं देना चाहती। तो ये थे आपके कंटिन्यूअसली 150 क्वेश्चंस कंप्लीट। बीच में जो रह गए थे वो थे आपके ये कॉमर्शियल लॉ से, जिसमें आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड कंपनी लॉ, तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कल हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर प्रोमिसरी नोट, तो ये जब मैंने एक यूट्यूब अपने चैनल पे वीडियो भी डाला था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो तीन होते हैं, प्रोमिसरी नोट, चेक्यू एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है, तो उसमें था कंडीशनल अंडरटेकिंग, है ना, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अब यहाँ पर अनकंडीशनल को हटा के इन्होंने क्या कर दिया, कंडीशनल कर दिया, और यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में यही पूछा है विच इज नॉट करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी नॉट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू अ चेक यू रिजेंबल, देखिए क्या होता है, चेक यू की जो डेफिनेशन थी उसमें ये लिखा था बिल ऑफ एक्सचेंज चेक यू होते हैं, ठीक है, तो ये बोल रहा है चेक बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों क्या है, एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में क्या है, कुछ कुछ अंतर है, तो उन अंतर को ध्यान में रखते हुए आपको स्टेटमेंट पढ़ना था और ये बताना था कि विच इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा डेप्थ में देखा, पीछे जाके क्वेश्चन सेक्शन तीन चार मैच किए स्टेटमेंट को देखते हुए, तब जाके कंक्लूजन निकला, तो वो पाया सेक्शन 93 के अंदर ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग नज़र आता है। बाकी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बिकॉज कन्फ्लिक्ट था थोड़ा सा इसमें, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि करता धरता कौन है यही बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट compatible with essential element of holders in due course, अरे ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, सेक्शन 9 में दिया गया है, उसके आवश्यक तत्व जो होते हैं उनमें से बता रहा था विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो करेक्ट नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो देखो इसमें फिर से वही है, सी और बी जो है ना, ये दो मुझे थोड़े से लगे, सी एंड बी, मैं बता दूं, सी बी और सी जो है मुझे लगे, बट मैं अगर किसी के साथ जाना चाहूंगी तो सी है, जिन्होंने सी किया है वो देख सकते हैं,
ए और बी, अभी तो फिलहाल दोनों ही अपना नंबर काट लो। जब बीपीएससी का आंसर किया है तब जोड़ लेना या घटा लेना। कभी भी अपने नंबर की जब कैलकुलेशन करो ना तो 4-5 नंबर पहले ही कम कर दिया करो, ठीक है। बच्चे पहले इंक्लूड कर देते हैं 170, 160, 165 बोलते हैं, जब आंसर की आती है तो 155 ही रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट विच इज नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग असाइनमेंट एंड नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये फिर से, हाँ बच्चे बहुत परेशान थे कि मैडम बहुत लेंदी लेंदी आए थे, तो इसका आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग वो बी बैठता है। जिन्होंने बी लगाया वो इसे कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, पॉइंट आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द बैंकर इज नॉट जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग द पेमेंट ऑफ अ चेक यू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये कंपनी से रिलेटेड, इसमें भी पूछा है विच इज नॉट द एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन नहीं है। तो इसमें सी और बी में देखो मैं कंफ्यूज, सी एंड बी जो देखा जाता है उसमें मैं कंफ्यूज हूँ। और देखो क्या होता है, बीपीएससी कौन सा आंसर सही बताती है, सी और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट गिविंग ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन एओए एंड एमओए। जैसे नॉर्मल लॉ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस को फादर मदर कहा जाता है ना, उसी तरह कंपनी के लिए एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड एमओए मेमोरेंडम ऑफ एमओए सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों को भी फादर मदर फादर कहा जाता है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, विच इज करेक्ट पूछा है इन लोगों ने, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कहता है व्हेन अ कंपनी गेट्स इन्वॉल्व इन एन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं, जो आपकी बियॉन्ड द लिमिट होते हैं, जो कंपनी जिसके लिए एओए एमओए में लिखा हुआ है उससे भी बाहर जाके आप काम करते हो, तो उस पॉइंट को लेकर के विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट क्या पूछा है, विच इज नॉट। बहुत ज्यादा ट्विस्ट किया था इन्होंने, हर क्वेश्चन लगभग दूसरे तीसरे क्वेश्चन में विच इज नॉट पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, in my opinion, option number D is correct answer. Ultra-virus contract cannot become intra-virus contract by reason of estoppel or ratification. कंपनी एक्ट 2013 के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर को देखते हुए आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ना। जैसे वन सिंगल पर्सन, उसमें एक डायरेक्टर होगा, ठीक है। इस तरह से डायरेक्टर की उपस्थिति के बारे में ये पूछा गया था, है ना, और ये क्या है, नॉट पूछा है, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसको देखते हुए जो आंसर है आपका, आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन अ कंपनी एन एप्लीकेशन मे बी मेड टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, फिक्स है। एनसीएलटी से एक क्वेश्चन आना ही आना है ना, और वो भी पूछा है बिलो इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 1/5 वाला जो है 15th वाला वो करेक्ट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप में से कौन सा, ये पार्टनरशिप एक्ट में से इनमें से एक स्टेटमेंट है जिससे सही स्टेटमेंट को आपको फाइंड आउट करना है, तो वो है म्यूचुअल एजेंसी वाला। क्योंकि पहले देखिए इसमें काफी बच्चों को लगा होगा ये वाला भी, कॉन्ट्रैक्ट एंड शेयरिंग प्रॉफिट, तो ये कॉक्स वर्सेस हिकमैन से आया था, उसमें शेयरिंग प्रॉफिट वाला जो एसेंशियल एलिमेंट है उसे चेंज कर दिया गया, म्यूचुअल एजेंसी का था। मेरे ओपिनियन में ए करेक्ट आंसर है, बाकी आप देखिए बीपीएससी क्या सही मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ डोरमेंट पार्टनर, डोरमेंट जो सोए हुए से पार्टनर होते हैं उनको लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पॉइंट आउट विच वन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू एक्ट एज एजेंट ऑफ द फर्म, ठीक है। विच इज नॉट करेक्ट पूछा है इन्होंने इस क्वेश्चन में अगेन, तो इनका जो आंसर है आंसर नंबर डी इसका, मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो डी इसका करेक्ट होना चाहिए, है ना। किसी किसी ने ए भी सही इसको माना है, बट मेरे ओपिनियन में मैंने इसे डी सही माना है, बाकी देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ माइनर हु हैज एडमिटेड, मैंने कहा था माइनर का 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना।
तो इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। ये पूछा है कि माइनर के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट होते हैं, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, सिर्फ इसके लिए होगा, उसके लिए होगा, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट पूछा है इन्होंने इसमें। तो आप देखिए, इसमें आपका हो जाएगा सच माइनस यूज पार्टनर, हाँ अपने अकाउंट के लिए केस कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन, अ पार्टनर वांट्स टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म बिफोर द एग्रीड टाइम, है ना, एक कोई पार्टनरशिप है, उसे टाइम से पहले क्या करते हैं, डिसॉल्व कराना चाहते हैं। फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ग्राउंड नहीं है, किसका, डिसोल्यूशन का ग्राउंड नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, पार्टनर स्विंग इज partner suing is in adulterous relationship with the wife of another partner which is apprehensive to affect the business of the firm। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है गलत है, इनकरेक्ट है ना, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।